meaningful employment मिल सके. Knock down the lockdown, health and wellness, Times Foundation, Times of India. Namaste and welcome to the session, sir. Hi. डॉक्टर राजश्री भट्टाचार्य जी पिछले कई सालों से हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं. वो एक कंसल्टेंट हैं, प्लानर हैं और उन्होंने कई मिशन लेवल के प्रोजेक्ट्स को भी रन किया है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस, सिंगापुर के साथ ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूएस की फिजियोथेरेपी बॉडी के साथ वो जुड़े हुए हैं. कुछ 12 से ज्यादा पब्लिक फोरम्स पर डॉक्टर भट्टाचार्य जी अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर. 14 साल से ऊपर हो गया है उनको हेल्थ केयर एंड मेडिकल सिस्टम्स में अपने सॉल्यूशंस और एडवाइजेस एंड सजेशंस प्रोवाइड करते हुए. उन्होंने डायरेक्ट किए हैं ऑर्गन डोनेशन कैंपेन्स, हेल्दी एजिंग प्रोग्राम्स एम्स के साथ जुड़ के, और कई CSR प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने, जैसे कि परामर्श उनमें से एक है जिसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास मेडिकल एंड वेलनेस से रिलेटेड एडवाइजेस दिए हैं. जैसा मैंने बताया, अभी वो टाइम्स फाउंडेशन में ROI फोकस्ड सेल्फ सस्टेन्ड सोशल ब्रांडिंग प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं. वेलकम टू द सेशन सर. हाय दीप्ति. हेलो सर. हमारे साथ अगले पैनलिस्ट हैं विशाल सिन्हा जी. ये एक बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं जिन्होंने कई वर्ष बिताए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में. प्रेजेंटली वो हेड कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट, CSR एंड कॉर्पोरेट रिलेशन एट अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड. उन्होंने वर्ल्ड की लीडिंग हेल्थ केयर स्किलिंग कंपनी अपोलो मेडस्किल्स में ये कुछ इतने साल बिताए हैं और उन्होंने फोकस किया है इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके ट्रेनिंग और उनके जॉब स्पेसिफिक स्किल्स को बढ़ाने में. यहाँ अपोलो मेडस्किल्स में उन्होंने वेरियस अपस्किलिंग प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को देने के लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं, कोर्सेज बनाए हैं जो कि वो स्कूल और कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करते हैं. So the impact of corona which is given us will be seen over the next decade or so. It's just not as in the near future, but this will be a normal which will keep on continuing for the next generation or so. Healthcare sector will be a huge opportunity in the near future because as we are seeing, मैं ये मानूंगा कि काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ऑलरेडी था, बट आने वाले टाइम में ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी कुछ डिजिटल मॉडल्स की तरफ रहेगा. क्लासरूम बेस्ड जो टीचिंग है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. काफ़ी कोर्सेज ऐसे होंगे जो उसमें मिक्स एंड मैच होगा क्लासरूम का और ऑनलाइन एजुकेशन का. वो हो सकता है कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं जूम है या और कोई भी मीडियम है, उसके थ्रू ये एजुकेशन का माध्यम रहेगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल हैं उनके मन में या एजुकेशन पे, मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ, चूँकि हेल्थ केयर सेक्टर से मैं 15 साल से जुड़ा हूँ, कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी. काफ़ी जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि आज की डेट में हॉस्पिटल्स इस सिचुएशन में फोरफ्रंट में, तो हेल्थ केयर में जॉब क्रिएशन काफ़ी बढ़ेगा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है. ये पहले भी था, हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही अच्छी रही है. और हमें ये देखना पड़ेगा कि हेल्थ केयर के कौन से वर्टिकल में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हेल्थ केयर खाली हॉस्पिटल्स नहीं है. तो हम इस चीज़ को आगे भी कवर करेंगे, कंटिन्यू रहेगी इस सिचुएशन में. तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये सेक्टर ऐसा है, उन चुनिंदा सेक्टर पे जहाँ पे मतलब आने वाले टाइम में जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, घटेगी नहीं. जैसे हम काफ़ी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं आज की डेट में, टीवी पे भी हम सब लोग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं. तो हेल्थ केयर चूँकि सर्विसेज सेक्टर में आता है, तो इस सेक्टर में डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट लोगों की रहेगी हेल्थ केयर नीड से रिलेटेड, वो बढ़ेगी. क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस लेवल्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं. ये पॉजिटिव साइन है इस क्राइसिस का, जहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि कितना ज़रूरी है हाइजीन में. रिक्वायरमेंट्स काफ़ी रहेगी. जैसे जो हम अगर नए सेक्टर देखें हेल्थ केयर के, जो सब वर्टिकल्स हम कहें, तो होम केयर एक वर्टिकल है, फार्मेसी एक ऐसा वर्टिकल है,
फार्मेसी में आप देख रहे हैं जैसे जो केमिस्ट आउटलेट्स हैं, ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों के रिक्वायरमेंट हमेशा की टेक्नोलॉजी के साथ। कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बात होती है टेक्नोलॉजी के आने से लोग कम हो जाएंगे, बट उन सेक्टर में हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर नहीं है। हेल्थ केयर में मैन पावर रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा, और तो प्रोबेबली मैन पावर हमेशा ज्यादा ही रहता है। आप कोई भी हॉस्पिटल देख लें तो अगर आप कंपेयर करें कि हर बेड से रिलेटेड कितने लोग हैं, मान लिए कोई भी हॉस्पिटल 100 बेड का है तो उसमें ऑन एन एवरेज कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हर बेड से कम 5 से 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ये 5 से 7 लोग क्या होते हैं? ये डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं। इनके अलावा करीब 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। उसमें ये जो बैकग्राउंड है ये टेक्नीशियन बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, है ना, वो मार्केटिंग से हो सकते हैं, अकाउंट हो सकते हैं, हाउसकीपिंग से हो सकते हैं। तो हेल्थ केयर में हर तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। और जो लोग अपने आप को स्किल करते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर बैकग्राउंड से ऑलरेडी जुड़े हों या नहीं भी जुड़े हों, जो अपने आप को अपस्किल करेंगे, रीस्किल करेंगे, वो हमेशा कंपटीशन के आगे रहेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमें इस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि मार्केट में लोग क्या स्किल सेट्स देख रहे हैं। तो मार्केट का मतलब हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, या होम केयर का मैंने मेंशन किया। तो होम केयर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं काफी इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पे घरों में जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको पेशेंट केयर अटेंडेंट चाहिए, है ना, उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प कर सकें। उसमें बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें ऐसे लोग चाहिए जो जरूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड से ही हो। तो कहने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज हर तरह के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो साइंस से हो, नॉन साइंस के भी स्टूडेंट्स की काफी रिक्वायरमेंट है। फिर आप अगर ग्रेजुएट लेवल पे देखें तो ग्रेजुएट लेवल पे भी उसके बाद भी काफी लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप फिर अपॉर्चुनिटीज देखें, क्योंकि मैं स्किलिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो 2 डोमेन्स हैं बेसिकली, एक है क्लिनिकल डोमेन, एक है नॉन क्लिनिकल डोमेन। तो क्लिनिकल डोमेन जैसा हम समझते हैं वर्ड से कि उसमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो क्लिनिकल नॉलेज रखते हैं। उसमें जो सेगमेंट्स जो हैं उसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आता है। स्टूडेंट्स से, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखना चाहते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर साहब आपसे और विशाल सर आपसे कि आप इन स्टूडेंट्स के इन क्वेरीज का, इन क्वेश्चंस का आंसर करें। पहला सवाल है, ये जानना चाहते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन हेल्थ केयर सेगमेंट। कुछ उन्होंने सेगमेंट्स बताए हैं, उन सेगमेंट्स में फ्रेशर्स के लिए स्पेशली क्या अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं, वो सवाल है। हेल्थ केयर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, दिस इज मिस्टर सिन्हाज। या सो भी हॉस्पिटल को देखें तो करीब 15 से 25% स्टाफ ऐसा है जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या है? जिसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट भी आता है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑपरेशंस में, 25% स्टाफ आज की डेट में बैक एंड स्टाफ है, जो पूरे हॉस्पिटल को इंश्योर कर रहा है कि जो क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं वो सही तरह से डिलीवर हो। तो उसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। कुछ और डिपार्टमेंट जो मैं मेंशन नहीं कर पाया, उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट जैसे आईटी डिपार्टमेंट है। तो जो स्टूडेंट्स आईटी बैकग्राउंड से हैं या आईटी का इंक्लिनेशन है वो आईटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि मैं हॉस्पिटल का भी एम्प्लॉय हूँ एक तरह से, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हॉस्पिटल्स आज की डेट में ये फैसिलिटी देती हैं कि 24/7 आप किसी भी, आप एक डेजिग्नेटेड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास आईटी स्पेशलिस्ट आ जाएंगे और आपके सिस्टम को ठीक कर देंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, चाहे वो पेशेंट पर्सपेक्टिव से हो चाहे एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से हो। तो फैसिलिटीज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले टाइम में जितने भी प्रोफेशनल सेटअप्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट ज्यादा ग्रो करेगा इस डोमेन जी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्योंकि अभी आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस वायरस, बिकॉज वी वर इल प्रिपेयर्ड, बहुत सारा चीज हॉस्पिटल में पहुंच नहीं रहा है। सप्लाई हैज बीन कट, बहुत दिक्कत ही हो रही है हॉस्पिटल्स को टू एक्चुअली रन एंड स्ट्रीमलाइन द सप्लाई चेन थिंग। सो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल बी रीस्ट्रक्चर्ड। तो टच डाउन किया था, फार्मेसी एक ऐसा एरिया है जो खाली हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है, वो बाहर भी है। आज की डेट में जैसे ऑर्गेनाइज फार्मेसीज हम देख रहे हैं,
तो हमने जो सर्वे किया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी कोर्सेज चलाते हैं अपोलो के एंड पे, अपोलो मेडस्किल्स, तो हम काफ़ी सर्वे करते हैं और हम वही कोर्सेज रिकमेंड करते हैं जो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होते हैं, खासकर 10+2 स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें फार्मेसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ जॉब क्रिएशन पिछले 1 से 1.5 साल में मोर देन डबल हुआ है। क्यों डबल हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप in the hospital scenario is data analytics. So anybody, because now we need to understand how to analyze data. हॉस्पिटल ऑप्टिमली चलाने के लिए ये डेटा बहुत जरूरी है। जो हॉस्पिटल के पास डेटा मिलता है, पेशेंट्स डेटा, एंड वो सब मिला के विद द प्राइवेसी एग्रीमेंट एंड एवरीथिंग, एथिकली वो डेटा अगर यूज किया जाए टू अंडरस्टैंड अ बेटर आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट डिजीजेस एंड फ्यूचर एपिडेमिक्स इफ रिक्वायर्ड, तो हॉस्पिटल ऑप्टिमली चलाने के लिए डेटा एनालिटिक लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सो a student who has keen interest in data analytics is certainly very welcome in a hospital scenario. Yes, please. जो हम स्लाइड जिस पे हम बात कर रहे थे, आई थिंक हमने इसमें मोस्ट ऑफ इट कवर किया है। मेडिकल टूरिज्म के बारे में भी कुछ डॉक्टर साहब बता सकते हैं? Medical tourism presently would be a hit because hit as in will be going low because of the restriction of travel. Yes. तो अभी airline industry will also be taking a hit. So अभी focus ना करे medical tourism because I know of many medical tourism organization which gone totally bankrupt. तो अभी हमारे इंडिया का medical tourism ही, I think the another way of looking at medical tourism is to connect the rural areas to the urban areas. तो उस पे ज्यादा फोकस करे। अभी इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म विल टेक अ बैक सीट इन अ ईयर, 2 years maybe, because till the time a patient and the relatives and everybody is very sure about air travels, vaccinations जब आ जाएगा सबकी, तो तब air travel safe हो जाएगा। अभी it will be very costly. अभी medical tourism will take a hit. This is my understanding. जी। अगला सवाल है, which is better, MBA in hospital administration या MBA in healthcare management, और क्यों? I'll take it. जी सर। So MBA in hospital administration is something which a person, the difference I'll tell you, जो MBA in healthcare sector, I mean they also need to be flexible in the sense कि जो दूसरे वर्टिकल्स हैं जिनको इतनी प्रोमिनेंस शायद मीडिया में नहीं मिलती है, जैसे अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, चूंकि हम बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं और साल में करीब 7 से 8 हज़ार लोगों को ट्रेन करते हैं, तो जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर में, जैसे मैंने पहले टच डाउन किया कि फार्मेसी एक सेक्टर ऐसा है। फॉर एग्जांपल फार्मेसी में आज की डेट में हमारे यहाँ जो अपोलो फार्मेसी हमारी इन हाउस चेन है, जिसके आज की डेट में करीब 4,500 आउटलेट्स हैं, वो हर महीने करीब 400 से 500 लोग चाहते हैं हमसे, ये हर महीने। और ये जो नंबर था ये 1 साल पहले इसका आधा था। तो 1 साल में जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइज फार्मेसी में डबल हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, खाली ऑफलाइन फार्मेसी चेन्स में, जहाँ पे वो लोग स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो काफी ऐसे जो सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर साहब ने टच डाउन किया, तो जो नॉन हॉस्पिटल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसमें भी मैं काफी ग्रोथ देखता हूँ, क्योंकि जितने भी रिक्रूटर्स इन सब सेक्टर्स में हैं उनसे हम काफी रेगुलर वे में इंटरेक्ट करते हैं। होम केयर जैसे एग्जांपल है, फार्मेसी के अलावा होम केयर एग्जांपल है। होम केयर में जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, जैसे पोर्टिया मेडिकल है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया की सबसे बड़ी होम केयर स्पेशलिस्ट कंपनी है, और उनको हर साल कम से कम उनको 4 से 5 हज़ार लोग चाहिए जो होम केयर में जाके पेशेंट्स के घर पे जॉब कर सकें। तो उनके ड्यूटी टाइमिंग्स भी फिक्स्ड होते हैं, उनको पीएफ का बेनिफिट भी मिलता है, और ऐसे लोग चाहिए जो एजेड केयर या पीडियाट्रिक पेशेंट जैसे बच्चे वगैरह हैं उनको उनकी केयर कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो उस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रोल्स भी होते हैं। तो and many more schemes. So these schemes will require a lot of trained public health professional, and they can be permanent as well as